की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैटरनल हेल्थ नर्सिंग की, जो आपके यूपीपीएससी एग्ज़ाम, सीएचओ, एनएचएम कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए आने वाली है। The height of a uterus is midway between the symphysis pubis and umbilicus at which week of gestation। तो हाइट है जो यूट्रस की सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में कब रहेगी? बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस कितने वीक की प्रेगनेंसी में रहेगी? 12 हफ्तों की, 16 हफ्तों की, 8 हफ्तों की कि 28 हफ्तों की? कितने वीक की प्रेगनेंसी में हाइट की बात की जा रही है? हाइट कब होगी? जब जो जेस्टेशनल पीरियड बढ़ेगा। तो यहाँ पे बात की गई है कि बीच में, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में कब रहेगी ये? यहाँ पर सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के बीच में कही, अबव द अम्बलाइकस भी नहीं कही है, दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो बात की गई है। यदि अम्बलाइकस तक कहते तो आपका आंसर अलग होता, लेकिन यहाँ पर बिलो सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते तब आप कहते 12 हफ्ते, लेकिन यहाँ पर बीच में कहा है कि जो आपकी नाभि है और नाभि के नीचे का हिस्सा है सिम्फाइसिस प्यूबिस, इन दोनों के बीच में है जो यूट्रस की हाइट कितने वीक तक पहुंचेगी? तो होगी 16 वीक की प्रेगनेंसी में। कितने में? 16 हफ्तों की प्रेगनेंसी में। यहाँ पे आप देखिए, यदि बात करें हम अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर है, तो ये क्या है? ये 12 हफ्ते। क्या है? 12 हफ्ते। लेकिन अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच की बात करें तो होगी 16 हफ्तों में। क्लियर? यदि अम्बलाइकस तक हाइट पहुंचने की बात करें तो होगी कब? 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी में। क्लियर है? और यदि फंडस का स्टर्नम तक पहुंचना का, एक्सीफा स्टर्नम तक, तो होगा 36 से 38 हफ्तों में। फिर बात करें लाइटनिंग की, 36 से 38 हफ्तों में फंडल हाइट है जो आपकी चेस्ट तक पहुंच गई, एक्सीफा स्टर्नम तक पहुंच गई। आफ्टर दैट डाउन होगी, क्या होगी? नीचे की तरफ आएगी, हाइट जाएगी जब, क्योंकि क्या है, फीटस नीचे की तरफ डाउन साइड जाएगा इंगेज होने के लिए, तो ये कहलाएगा लाइटनिंग, और इसको कहा जाता है वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये देखने को मिलता है आफ्टर 38 वीक और 36, जो यदि मल्टी पैरा है तो 36 वीक के बाद, लेकिन यदि प्रीमी पैरा है तो 38 वीक की प्रेगनेंसी में लाइटनिंग देखने को मिलेगी। क्लियर? तो यदि बीच की बात करें कि सिम्फाइसिस प्यूबिस और नाभि के बीच में, अम्बलाइकस के बीच में है, तो 16 हफ्तों में। बिलो सिम्फाइसिस प्यूबिस कहें तो आपको 12 वीक है जो कह सकते हैं। यदि अम्बलाइकस तक ही कहें तो कितना? 20 हफ्तों में। अगला क्वेश्चन है यहाँ, Which of the following test can be used to diagnose pregnancy on the first day of a missed period? यदि आपका पीरियड है, यदि आपकी 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कितना? 28 दिन, हर 28 दिन में आपके पीरियड्स आते हैं आपके क्लाइंट के, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी डायग्नोस करना है। यदि एक ही दिन लेट हो गया, डिले हो गया पीरियड को, तो कौन सा टेस्ट होगा? 2 साइड सैंडविच इम्यूनोएसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे, डायरेक्ट लैटेक्स एंगुलिनेशन टेस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सा टेस्ट करेंगे प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए कि आपके 28 दिन में, एवरी 28 डेज की साइकिल में आपका पीरियड्स आता है 28 दिन में, तो यहाँ पर यदि 28 की जगह 29 दिन हो गए तब आप क्या करेंगे? आपको लगेगा प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो एक ही दिन में वो कौन सा ऐसा टेस्ट होगा जो आपकी प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर पाएगा? तो वो होगा 2 साइड सैंडविच इम्यूनोएसे। क्या है? 2 साइड सैंडविच इम्यूनोएसे। 1 स्टेप HCG यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज अ रैपिड डिवाइस। 2 साइड में क्या होगा? यहाँ पर HCG के लिए आपका यूरिन सैंपल लिया जाएगा और इसके थ्रू अर्ली डिटेक्ट किया जाएगा प्रेगनेंसी को, तो ये कहलाएगा 2 साइड सैंडविच इम्यूनोएसे। इसमें यूरिन में ही डिटेक्ट किया जाएगा HCG है या नहीं। यदि HCG अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा, आपका कंसीव करने के बाद जो ज़्यादा होता है, तो आपको 1-2 दिन में ही डायग्नोस हो जाएगी प्रेगनेंसी। कभी कभी HCG का लेवल बहुत कम होता है लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं, तो एटलीस्ट 1 मंथ तक आपका कंफर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन जब ऐसा होता है तो ब्लड टेस्ट के थ्रू प्रेगनेंसी को कंफर्म है जो किया जाएगा। क्लियर? आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कौन सा टेस्ट होगा? तो होगा 2 साइड सैंडविच इम्यूनोएसे। नेक्स्ट वन, प्रीमेच्योर separation of a normally implanted placenta during the second half of a pregnancy, usually with severe hemorrhage, is known as। prematurely
सेपरेट होना किसका, प्लेसेंटा का, यदि प्रेगनेंसी हाफ टर्म में पहुंच गई, हो सकता 22 वीक की 20 वीक की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, आफ्टर दैट प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट हो रहा है, यूट्राइन वॉल से क्या है, सेपरेट हो रहा है और उसके कारण ब्लीडिंग भी हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, या फिर यहाँ पर एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, क्या कहलाएगा ये। तो यहाँ पर कहा है कि प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा स्टार्टिंग टाइम में तो क्या था, नॉर्मली इम्प्लांट था, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब 20 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में क्या कर रहा है, डिटैच होना स्टार्ट हो रहा है, डिटैच का मतलब अलग होना, सेपरेट होना स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब तो होगा कि प्लेसेंटा का क्या है, जो सर्वाइकल सर्विक्स है यहाँ पर सर्वाइकल ओस को आके कवर कर जाना, तो वो कहलाता है प्लेसेंटा प्रीविया, और इसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। क्लासिकल साइन क्या है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि प्रेगनेंसी है जो फर्टिलाइजेशन हुआ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, और यदि वहीं फर्टिलाइजेशन हो के इम्प्लांटेशन भी हो गया तो वो कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स को आप कह सकते हैं वीक सर्विक्स, जस्ट बिकॉज क्योंकि सर्वाइकल ओस क्लोज ही नहीं हो पाती है, क्लोज नहीं होगी, म्यूकस प्लग नहीं वहाँ पे क्लोज होगा, क्या होगा, अबॉर्ट हो जाएगा जो भी कंसेप्शियस मटेरियल है, तो उसको स्टिच करके यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से सर्वाइकल इनसर्कुलेट जो प्रोसेस कहलाती क्या है, सर्वाइकल इनसर्कुलेट प्रोसेस के थ्रू इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स को ट्रीट किया जाता है। या तो कंसीव हो गया, सब हो गया, प्रीमेच्योर बेबी हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा सर्विक्स पे, तो ये माउथ ओपन होगा, बेबी बाहर आ जाएगा। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब है कि टाइम के पहले ही प्लेसेंटा का डिटैच होना। क्लियर, ये देखिए दोनों कंडीशन अलग अलग है। प्लेसेंटल एब्रप्शन मतलब यूट्रस से मिड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होना, डिटैच होना स्टार्ट होना, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होगी, पता ही नहीं चलेगा ब्लीडिंग हो रही है, सर्वाइकल ओस को पूरा प्लेसेंटा कवर कर जाएगा। और ऐसे केस में या तो आपका सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बेबी बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि पहले बेबी बाहर आता है नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल प्रेगनेंसी में, आफ्टर दैट प्लेसेंटा, लेकिन ऐसे केस में प्लेसेंटा पूरा सर्विक्स को कवर करके रखेगा, तो ऐसे केस में सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट इज सेंटीमीटर। कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए यदि जब हम जो कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो स्टोमा कितने ऊपर तक होना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर तक। 10 सेंटीमीटर ही क्यों होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इज़ फार इनफ टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इनटू द बाउल। तो जो बाउल है वहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्या है डिस्टेंस इनफ रहेगा कोई भी सोल्यूशन पहुँचाने के लिए। इंसर्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर इज इनएडिक्वेट फ्लूइड में लीक बैक अराउंड द कैथेटर। यदि आप 5 सेंटीमीटर करते हैं, जो यहाँ पर हाइट पूछा है स्टोमा की, 5 सेंटीमीटर करते हैं तो फ्लूइड भी प्रॉपर नहीं जाएगा, वो भी लीक होने के चांसेस रहेंगे कैथेटर के पास। और 15 सेंटीमीटर करते हैं यदि, तो म्यूकोसा इरिटेट होगी, वहाँ पर ट्रॉमा हो सकता है। 8 सेंटीमीटर है जो क्या होगा, 8 इंच भी क्या कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की हम बात करें तो आपका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर एक अप्रोप्रिएट हाइट रहेगी स्टोमा के लिए। तो यहाँ पे आपको मार्क करना होगा बी 10 सेंटीमीटर। यदि 15 में मार्क करते हैं आप तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूकोसा में ट्रॉमा हो सकता है क्योंकि इरिटेशन के कारण। और यदि 5 करते हैं तो इनफ नहीं रहेगा, कैथेटर से जो फ्लूइड है वो लीक हो सकता है। Next is NSV is one of the method of birth control where NSV stands for। तो NSV एक बर्थ कंट्रोल मेथड है, तो यहाँ पर NSV का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन में नॉन स्टेरॉइडल वैसेक्टोमी, नॉन सर्जिकल वैसेक्टोमी, नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टोमी, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो यहाँ पर NSV का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो NSV का फुल फॉर्म क्या होता है, और यहाँ पे भी कहा गया है कि एक बर्थ कंट्रोल मेथड है, तो ये क्या होगा, नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टोमी। नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टोमी जो मेल्स में की जाती है, तो यहाँ पर NSV एक क्या है,
बर्थ कंट्रोल मेथड है। एक जब बर्थ कंट्रोल मेथड की बात आती है तो मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनके लिए आप कौन सी बर्थ कंट्रोल मेथड या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सजेस्ट करते हैं, तो वो होगी OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लैक्टेटिंग मदर होती हैं तो उनके लिए हम मिनी पिल्स सजेस्ट करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड है जो परमानेंट मेथड है जो बर्थ कंट्रोल की, वो अपनाई जाती है, तो वो अपनाई जाती है फीमेल्स में, ट्यूबेक्टोमी। बर्थ कंट्रोल की जो अलग अलग मेथड है उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल MUAC इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। तो नॉर्मल मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना होता है न्यूबॉर्न बेबीज में। ऑप्शन में 12 to 16 सेंटीमीटर, 9 to 11 सेंटीमीटर, 16 to 17 सेंटीमीटर या फिर 20 to 21 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस होता है, MUAC होता है, वो होता है 9 से 11। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया 9 से 11, ये देखिए फुल लिस्ट दी हुई है, कैसे चेक किया जाएगा यहाँ पर। और पूछा है न्यूबॉर्न बेबी का, यदि आपसे चिल्ड्रन का पूछते तब डिफरेंट होता, बट न्यूबॉर्न बेबी का जो MUAC होता है वो होता है 9 से 11, जो कि लेफ्ट अपर आर्म में। और ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि MUAC कहाँ नापा जाता है, तो जनरली मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस हमेशा आपके लेफ्ट हैंड में चेक किया जाता है। कहाँ पर, लेफ्ट हैंड में, क्योंकि जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो एज कम्पेयर टू, आप खुद से इवन बड़ों में बट बच्चों में सेम साइज होती है इसमें। तो यहाँ पर जो MUAC है कहाँ पे चेक किया जाएगा, लेफ्ट अपर आर्म में, मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। और ये MUAC क्यों किया जाता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट को चेक करने के लिए, बच्चा माल नरिश्ड तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, सभी चीज़ों के लिए। तो यदि एट बर्थ न्यूबॉर्न पूछते हैं तो 9 से 11, 1 साल के बच्चे के लिए यदि यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता कि व्हाट इज़ द नॉर्मल MUAC इन 1 year old चाइल्ड, तब आप 12 to 16 सेंटीमीटर कह सकते थे, बट यहाँ पर न्यूबॉर्न के लिए पूछते हैं तो 9 to 11। 1 साल के लिए होता है 12 से 16 सेंटीमीटर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। 1 से 5 साल के बच्चे के लिए होता है 16 से 17 सेंटीमीटर। 12 साल के लिए 17 से 18 सेंटीमीटर, 17 to 80 सेंटीमीटर, 18। और 15 ईयर के बच्चे के लिए 15 ईयर से लेके देन एडल्टहुड तक 20 to 21 सेंटीमीटर क्या है, MUAC है। बट जनरली MUAC का यूज़ किस में आता है, तो जो एंथ्रोपैट्रिक मेजरमेंट होते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, उसमें किया जाता है। और उसको मेज़र करने के लिए जो टेप यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, साकेर टेप। साकेर टेप से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यदि साकेर जो टेप का जो बैंड ग्रीन कलर का शो हो रहा है, दैट मीन्स बच्चे को क्या कंडीशन है। तो यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं साकेर टेप की इमेज दी हुई है, जो कि MUAC चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए भी साकेर टेप का यूज़ किया जाता है। तो MUAC का पता, सॉरी जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, यदि हम MUAC करके देखते हैं तो यदि बच्चे की एज 1 year है और उसका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना निकलता है, 12 से कम निकलता है, तो फिर इसमें भी रेंज रख दी जाती हैं, रेड, येलो, ग्रीन। यदि MUAC कितना हो, कम हो कितने से, 12.5 सेंटीमीटर से, दैट मीन्स बच्चे को क्या है, वेस्टेज प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। येलो में है तो 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर, जो कि बॉर्डर लाइन पर माना जाएगा। ग्रीन का मतलब होता है मोर देन 13.5 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल MUAC कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर साकेर टेप की रेंज है अलग दी हुई है। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 रेंज याद रखनी है कि एट द बर्थ जो बेबी, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का MUAC 9 से 11, फिर 1 साल के बच्चे की काउंटिंग से साकेर टेप यदि यूज़ किया जाता है तो 12 to 16 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन बैंड है जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज मोस्ट कॉमन कॉज। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ऑप्शन में फिजिकल ट्रॉमा, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस या फिर जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं, सडनली होने वाले अबॉर्शन, जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, और जो
कंसेप्शियस मटेरियल है वो अबॉर्ट हो जाता है, तो किसके कारण होते हैं जर्म प्लाज्म डिफेक्ट के कारण। जो कंसेप्शियस मटेरियल रहा है उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है या फिर कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोस्टली जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के होने के कारण जर्मोप्लास्ट डिफेक्ट हो सकता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन टू एन एडल्ट क्लाइंट, विच इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन। यदि कोई नर्स क्या कर रही है, किसी एडल्ट क्लाइंट के लिए इंसुलिन एडमिनिस्टर करती है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि सही मेथड क्या होगी। ऑप्शन में है एडमिनिस्टर बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होल्डिंग द निडल एट द 90 डिग्री एंगल। सेकेंड ऑप्शन है इंजेक्ट बाय जेट्रिक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यूज अ 2 इंच 27 गॉज निडल एट अ 90 डिग्री एंगल इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो जितने भी जो इंसुलिन दिए जाते हैं वो हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिए जाते हैं, ना कि IV IM दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका और लास्ट ऑप्शन में इंट्राडर्मल एरिया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो इंसुलिन दिया जाता है 2 इंच की 27 गॉज की जो निडल होगी, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू पर ही 90 डिग्री एंगल से दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच की 27 गॉज की निडल है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सी। यूज अ 2 इंच 27 गॉज निडल एट अ 90 डिग्री एंगल इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये राइट और करेक्ट सेंटेंस होगा इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन RH नेगेटिव फीमेल डिलीवर्स अ बेबी शी शुड रिसीव एंटी गामा ग्लोबुलिन विद इन। तो जो RH नेगेटिव मदर होती हैं उनको RH आइसो इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है, तो उनको क्या दिया जाता है, एंटी गामा ग्लोबुलिन। RH नेगेटिव मदर ने यदि कोई बेबी डिलीवर किया है तो उसको क्या दिया जाएगा, विद इन 74 कितने घंटों के अंदर हमें उसको एंटी गामा ग्लोबुलिन देना होगा। ऑप्शन में 72 आवर, 48 आवर, 24 आवर या फिर 1 आवर। कितने टाइम के अंदर हमें देना होगा, तो हमें देना होगा 72 आवर के अंदर, 72 घंटों के अंदर। क्या करना है, यदि RH नेगेटिव फीमेल मदर ने एक बेबी को जन्म दिया है तो उसके 72 घंटों के अंदर हमें उसको एंटी गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना होगा। नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड्स बाय। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसके कारण होता है। ऑप्शन में कफिंग, टचिंग, यूज ऑफ यूटेंसिल्स या फिर बाय ब्लड इन्फ्यूज़न। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा होता है कफिंग के द्वारा, खांसने छींकने के द्वारा। तो ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, जनरली स्नीजिंग, कफिंग, जो कि अभी रिसेंट में कोविड रहा, कोई भी कफ रही, वायरल फीवर रहा, तो ये सब क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज। तो बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन में लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन या फिर प्रोस्टेट। लार्जेस्ट ग्लैंड यदि बॉडी की पूछते हैं तब होगा क्या, लिवर। यदि आपसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं तब होती थायराइड। यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि लार्जेस्ट ग्लैंड बस पूछा है तो लिवर, यदि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं तब होगी थायराइड। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज इज। सिरिंज को स्टरलाइज करने के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी होगी। ऑप्शन में ऑटोक्लेविंग, बॉयलिंग, हॉट एयर ओवन या फिर रेडिएशन। तो यदि हमें सिरिंज स्टरलाइज करना है तो कौन सी मेथड है जो बेस्ट होगी। तो ना तो हम सिरिंज को बॉयल कर सकते हैं, ना ही हॉट एयर ओवन में रख सकते हैं, ना ही ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं। हम क्या सिरिंज जो रहेंगी ना हम उनको रेडिएशन में रख सकते हैं, ना ही ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं और ना ही बॉयलिंग कर सकते हैं, बट उनको हॉट एयर ओवन में हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में आता है, यदि क्योंकि ऑटोक्लेव जब यहाँ पे शब्द वर्ड आता है तो आपको ऑटोक्लेव के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आपको सिरिंज का ही पूछें, ये पूछ सकते हैं ऑटोक्लेविंग मशीन में किस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे या फिर जो मेडिकल
स्टरलाइजेशन होगा उसमें क्या है जो किया जाएगा। तो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर आता है जनरली एग्ज़ाम में आपको कितने ड्यूरेशन तक, तो 15 से 20 मिनट तक का ड्यूरेशन यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव के लिए। और जो 15 PSI यूनिट है वो उस पर एक रेंज पर टेम्परेचर सेट किया जाता है। नेक्स्ट इज सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल इन चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। बच्चों में सडनली वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं जो जिन पर उन बच्चों का कंट्रोल नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में पाइका, टिक सिंड्रोम, इकोलेलिया या फिर इकोपैरेक्सिया। तो बच्चों में आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा या फिर ना भी देखा हुई बना आपने, बड़ों में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, किसी किसी की ऑटोमेटिकली अपने आप से आंखें झपकती हुई देखी होंगी आपने, बहुत कई बार आंखें ब्लिंक करेगा, जो कि उनकी प्रॉब्लम है, उनके पास उसमें उसको कंट्रोल करने का कोई भी तरीका उनको नहीं है, पता इवन होगा भी नहीं, क्योंकि वॉलेंट्री मसल्स का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टिक सिंड्रोम। क्या कहलाएगा? टिक सिंड्रोम। पाइका का मतलब होता है नॉन ईटेबल सब्सटेंस खाना। आपने देखा होगा बच्चे मिट्टी खाते हैं, चॉक खाते हैं, कुछ भी आइटम्स जो कि नॉन ईटेबल हैं, खाने के सब्सटेंस नहीं, उनको खाना कहलाता है पाइका। टिक सिंड्रोम का मतलब होता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट का होना, जिन पर उसके बच्चे का या फिर उसके फादर पेरेंट्स का किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। तो क्या है? टिक सिंड्रोम। इकोलेलिया में जब आप कोई वर्ड बोलते हैं तो कोई सामने वाला आपकी पूरी कॉपी करता है और रिपीट करता है। इकोपैरेक्सिया में जो आप करते हैं उसकी कॉपी करेगा तो होगा इकोपैरेक्सिया। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर चाणक्य विच किंग। तो चाणक्य थे जो किस राजा के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते थे? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या फिर नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चाणक्य किस राजा के यहाँ पर पीएम के तौर पर काम करते थे या फिर किस राजा के यहाँ थे वो? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ ब्लड इज द रेंज ऑफ। तो पीएच की ब्लड के पीएच की रेंज कितनी होगी? ऑप्शन है 7.0 to 7.1, 7.25 to 7.35, 7.25 to 7.45 या फिर 7.5 to 7.6। तो ब्लड पीएच की जो ब्लड है उसकी पीएच रेंज कितनी होती है? 7.35 to 7.45। और एक रेंज आती है पीएच साइकिल की, तो पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल की जो काउंटिंग होती है वो कितनी होती है? 0 to 14 तक। याद रखना है आपको, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 to 14 तक। नेक्स्ट इज टीबिया इज एक्सपेंडेड एट द लोअर एंड ऑफर अ बियरिंग सरफेस टू विच बोन। जो टीबिया बोन है एक लोअर एंड पर क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है, जो कि एक बियरिंग सरफेस बनाएगी। तो एक इस बोन के लिए सरफेस का निर्माण करती है या फिर बनाती है? ऑप्शन में कैल्सेनियस, फीमर, टेलस या फिर फिबुला। तो यहाँ पे टीबिया बोन है जो क्या हो रही है? लोअर एंड तक एक्सपेंड हो रही है, एक सरफेस प्रोवाइड करा रही है। किस बोन के लिए? तो ये सरफेस देगी, तो ये होती है टेलस के लिए। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ इस इमेज में आपको इजीली समझ में आएगा कि जो टीबिया बोन है, यहाँ पे जो टीबिया बोन है क्या दे रही है? यहाँ पे एक सरफेस दे रही है, ये सरफेस दिया हुआ है यहाँ नीचे की तरफ से आप जो देख रहे हैं टीबिया बोन को। तो इसने सरफेस दिया है, किसके लिए दिया है सरफेस? इसने दिया है टेलस बोन के लिए। ये देखिए नीचे की तरफ क्या है? टेलस, देन अपर साइड क्या है? टीबिया। तो ये जो सरफेस प्रोवाइड करा रहा है किसके लिए? टेलस के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टेलस। नेक्स्ट इज द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंसेस। तो कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी का बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन में है ईयर, आई, माउथ या फिर टंग। तो जो एक हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो हमें सुनने में और बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है, तो वो है ईयर। ईयर का जो वेस्टिबुकोक्लियर पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, वो हमारी बॉडी में
क्या करता है, बॉडी बैलेंस को, बॉडी के मूवमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो कान का एक ही काम नहीं है कि आपको सुनाई बस देने का काम करे, या आपकी बॉडी को बैलेंस रखने का काम भी करता है। तो बॉडी बैलेंस का काम कौन करता है, ईयर का कौन सा पार्ट, तो इनर ईयर का वेस्टिबुलोकोक्लियर पार्ट है वो। नेक्स्ट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट इज लिगामेंट ऑफ टेरिड्स। तो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में लिगामेंट ऑफ टेरिड्स प्रेजेंट है, कहाँ पर होते हैं, ऑप्शन में है गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन, ड्यूडोजिजोनल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन या फिर कोलोरेक्टल जंक्शन। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में लिगामेंट ऑफ टेरिड्स रहेंगे कहाँ पर होते हैं, तो होते हैं ड्यूडोजेजुनल जंक्शन के पास में। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इमेज दी हुई है। तो जहाँ पर ड्यूडोजेजुनल जंक्शन है, जहाँ पर लिगामेंट ऑफ टेरिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो ये रहे, यहाँ पर ये रही। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं जो कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम से लेके जेजुनम जंक्शन के यहाँ पर जो यहाँ पर कहा गया है कि लिगामेंट ऑफ टेरिड्स हैं प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए लिगामेंट ऑफ टेरिड्स हैं, यहाँ पे बताए हुए हैं इस इमेज में, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टेरिड्स, जो कि ड्यूडेनम से जेजुनम के बीच में रहेंगे। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू स्टरलाइज अ कैथेटर इज। तो कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है। अभी हमने पढ़ा था कि सिरिंज को किससे स्टरलाइज कर सकते हैं। अब है बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कैथेटर। ऑप्शन में ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, फ्यूमिगेशन या फिर रेडिएशन। बेस्ट मेथड है कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो वो होगी रेडिएशन। जनरली जो कैथेटर होते हैं उनको 2% ग्लूटाल्डिहाइड से कभी कभी स्टरलाइज कर दिया जाता है, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम। तो ना तो कैथेटर को फ्यूमिगेट कर सकते हैं, ना बॉयल कर सकते हैं, ना ही ऑटोक्लेव कर सकते हैं सॉरी क्या कर सकते हैं हम, रेडिएशन के थ्रू कैथेटर को स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिल्क इजेक्शन इज ड्यू टू। मिल्क इजेक्शन किसके कारण होता है। ऑप्शन में एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एफएसएच। तो 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, मिल्क इजेक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। तो यहाँ पर जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन पूछा गया है आपसे, तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन है यहाँ पर वो कौन सा है, तो वो है एस्ट्रोजन। और मिल्क प्रोडक्शन पूछते हैं हम, तब होता प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन को ही लेट डाउन रिफ्लेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, तो वो है क्या, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या हो गया, मिल्क को इजेक्ट करने वाला हार्मोन हो गया, बट जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है आपकी बॉडी में, तो वो क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसमें दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिल्क इजेक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो मेमरी ग्लैंड में ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करेगा, तो वो कौन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट इज विच सिटी इज कॉल्ड ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पिंक सिटी पर सबको पता है कि वो है जयपुर। बताना है आपको कि ब्लू सिटी कौन सी है। ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो ब्लू सिटी है राजस्थान की, तो वो क्या है, जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपने कुछ ऐसी जगह देखी होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लू कलर के हाउस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दे दिया गया जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का ही एक शहर है, उसको जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट इज द हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन एंड सीक्रेटिन आर सीक्रेटेड बाय ऑर्गन ह्यूमन बॉडी। तो जो हार्मोन है पैंक्रियोजाइमिन एंड सीक्रेटिन, तो इन दोनों हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है। ऑप्शन में है ड्यूडेनम, जेजुनम, अपेंडिक्स या फिर लिवर। जो हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन और सीक्रेटिन को सीक्रेट करता है वो क्या है, ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम इस हार्मोन को क्या करता है, सीक्रेट करता है, पैंक्रियोजाइमिन और सीक्रेटिन को।
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एड्यूडेनम। ड्रेनेज में कहा है कि लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स रहेंगी, तो कौन सा ड्रेनेज है, सीरस, सैंग्विनियस, प्यूरिलेंट या फिर सीरोसैंग्विनियस ड्रेनेज। तो यहाँ पर जिसमें रेड ब्लड सेल्स या फिर ब्लड रहेगा वो कौन सा ड्रेनेज कहलाता है, वो कहलाता है सैंग्विनियस ड्रेनेज। अब यहाँ पर जो 4 टाइप के ड्रेनेज हैं वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट है सीरस ड्रेनेज, जो कि क्लियर वाटरी प्लाज्मा अपीयरेंस का देखने को मिलेगा, और ये अलग अलग टाइप के वुंड में है जो अलग अलग टाइप का ड्रेनेज देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर सीरस का मतलब क्या है, क्लियर वाटरी प्लाज्मा यदि ड्रेन होता है तो क्या कहलाएगा, सीरस ड्रेनेज। प्यूरिलेंट का मतलब होगा थिक येलो ग्रीन टैन ऑन ब्राउन, जो कि पस या फिर कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर देखने को मिलेगा प्यूरिलेंट ड्रेनेज, जो कि थिक येलो ग्रीन टैन ब्राउन कलर का होगा। फिर आता है हेमोसीरस, जिसको सीरोसैंग्विनियस ड्रेनेज के नाम से भी जाना जाता है। 4th ऑप्शन है जो ये क्या है, पेल रेड वाटरी मिक्सचर ऑफ सीरस एंड सैंग्विनियस। तो इसमें सीरस भी है, मतलब वाटर भी है, साथ ही साथ ब्लड कंटेंट भी है, तो ये क्या कहलाएगा, हेमोसीरस और सीरोसैंग्विनियस ड्रेनेज। लास्ट आता है सैंग्विनियस, जिसमें ब्राइट रेड इंडिकेट एक्टिव ब्लीडिंग, जिसमें ब्लीडिंग होगी तो किस तरीके का होगा, रेड होगा, या फिर यहाँ पर डार्क ब्लड कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं, या फिर डार्क ब्लीडिंग कह सकते हैं, एक्टिव ब्लीडिंग। तो वो कौन सा ड्रेनेज है, वो सैंग्विनियस ड्रेनेज। आई होप आपको चारों ड्रेनेज क्लियर हो गए हों। सीरस ड्रेनेज जो कि जनरली क्लियर और वाटरी प्लाज्मा बस रहेगा, इसमें प्यूरिलेंट में पस सेल्स रहेंगी, इसके कारण येलो ग्रीन टाइप का रहेगा। हीमोसीरस में पेल रेड भी रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें सैंग्विनियस टाइप का ड्रेनेज है, ब्लड कंटेंटिंग भी मिक्स है और वाटर भी है। सैंग्विनियस में क्या है, ओनली ब्लड है, जो कि एक्टिव ब्लीडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल दी फॉलोइंग आर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सेप्सिस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सेप्सिस के लिए, सेप्सिस को डायग्नोस करने के लिए सभी टेस्ट किए जाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन कल्चर या फिर ब्लड कल्चर। क्या है जो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, आपको यही यहाँ पे बताना है कि जो नहीं है। तो जब भी सेप्सिस के लिए या फिर किसी इन्फेक्शन के लिए चेक किया जाता है तो सीबीसी की जाती है, ब्लड कल्चर किया जाता है, यूरिन कल्चर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर सीरम इलेक्ट्रोलाइट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है सेप्सिस के लिए। नेक्स्ट वन इज डिलीजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। तो डिलीजन किस टाइप का डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर है, मेमोरी है, जजमेंट है या फिर परसेप्शन है। तो डिलीजन किस टाइप का डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर। डिलीजन के अलग अलग टाइप होते हैं, एग्जाम में आपको आते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और डिलीजन किस टाइप का डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर। सीजोफ्रेनिया में सबसे पहले क्या डिस्टर्ब होते हैं, थॉट, तो वो भी यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस। तो दालें होती हैं, पल्स रहेंगी, तो यहाँ पर उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी उनमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन उसको और अच्छे से बढ़ाना है, तो क्या है जो बेस्ट मेथड होगी, जर्मिनेशन, मिक्सिंग पल्सेस, पर बॉइलिंग, फॉर्टिफिकेशन। तो पल्सेस के लिए जितनी भी लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, दालें हैं, उनमें अच्छे तरीके से वैल्यू बढ़ाना है यदि हम न्यूट्रिएंट्स की, तो बेस्ट मेथड क्या होती है, जर्मिनेशन। कौन सी मेथड बेस्ट होती है, जर्मिनेशन, जिसको हम स्प्राउट्स कहना भी कह सकते हैं। तो क्या बेस्ट मेथड होगी जिससे हम न्यूट्रिटिव वैल्यू पल्सेस की बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जनरल फर्टिलिटी रेट रिफर्स टू। एग्जाम में क्वेश्चन आता है GFR, जनरल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जनरल फर्टिलिटी में तो मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पर एज ग्रुप होगा। अब यहाँ पर जनरल फर्टिलिटी रेट क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रोडक्टिव एज को। नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जनरल फर्टिलिटी रेट। GFR एग्जाम में आपको आ सकती है, एट प्रेजेंट कितनी है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। जो वाइटल स्टैटिक्स पढ़े हैं हमने, उसमें आपके सभी पॉइंट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे।
नेक्स्ट वन इज वेजाइनल ब्लीडिंग अकरिंग बिफोर 28th वीक ऑफ जेस्टेशन इंडिकेट। यदि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है 28 वीक की जेस्टेशनल पीरियड है, प्रेगनेंसी के पहले ही वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो ये क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या फिर थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो यहाँ पर 28 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है और वेजाइनल ब्लीडिंग यदि स्टार्ट हो जाती है तो ये क्या कहलाएगा? थ्रेटेंड अबॉर्शन। कौन सा अबॉर्शन कहलाएगा? थ्रेटेंड अबॉर्शन। अब यहाँ पर टाइप ऑफ अबॉर्शन होते हैं, तो यहाँ पर MTP एक्ट भी है और यहाँ पर कहा है कि 28 वीक के जेस्टेशन के पहले ही यदि वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाए तो क्या कहलाएगा? थ्रेटेंड अबॉर्शन। अब यहाँ पर ये देखिए थ्रेटेंड अबॉर्शन क्यों कहा गया है इसके लिए, बाकी अलग टाइप के भी यहाँ पे अबॉर्शन है। थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब, मिसकैरेज का मतलब ब्लीडिंग विथ क्लोज्ड सर्विक्स बट नो एविडेंस ऑफ फीटल डिमाइस और अल्ट्रासाउंड स्कैन, 50% चांस ऑफ कंप्लीट मिसकैरेज। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होगा? आपको एक तो पेन नहीं आते हैं, थोड़े बहुत एक टाइप के क्रैम्प टाइप के पेन आएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। विदाउट पेन ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और सर्विक्स क्लोज रहेगी, लेकिन ये भी एविडेंस नहीं होंगे कि फीटल डेड है या लाइव है यूट्रस में जब आप USG करवाएंगे तब। दूसरा होता है इनवाइटेबल, ओपन सर्विक्स बट प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन नॉट एट एक्सपेल्डेड। इनवाइटेबल का मतलब है कि सर्विक्स है जो ओपन होगी, लेकिन जो कंसेप्शियस प्रोडक्ट है ये बाहर नहीं आएगा, जो कि एक कंप्लीट मिसकैरेज की प्रोग्रेस भी कहला सकती है। इनकम्प्लीट का मतलब होगा कि पार्शियली एक्सपेल्ड, जो कंसेप्शियस मटेरियल है वो क्या होगा? बाहर आएगा, लेकिन आधा आएगा, पूरा नहीं आएगा। फिर आता है कंप्लीट, तो इसमें पूरी प्रेगनेंसी का जो कंसेप्शियस मटेरियल है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मिस्ड में यहाँ पर क्या होगा? फीटल डिमाइज है, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्ट है, मतलब फीटल डेथ है यूट्रस में, लेकिन अभी वो बाहर नहीं आया है, कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, ये क्या कहलाएगा? मिस्ड। और सेप्टिक तो किसी भी पेल्विक इंस्ट्रूमेशन के कारण या फिर कुछ सर्जरी के कारण होने वाला अबॉर्शन है जो माना जाएगा। तो यहाँ पर ये टाइप ऑफ अबॉर्शन है। अबॉर्शन से आपको एक तो MTP एक्ट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या फिर जितने टाइप ऑफ अबॉर्शन उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन। तो यहाँ पर APTT प्रोलॉन्ग लंबा कितना किस डिसीज में रहेगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, थ्रोम्बोसिस में, हीमोफीलिया में या फिर बोन मैरो डिप्रेशन में। तो किस केस में है जो APTT टाइमिंग है क्या रहेगी? इंक्रीज रहेगी, प्रोलॉन्ग रहेगी, जितना रहना चाहिए। तो नॉर्मल रेंज होती है APTT की, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम की 21 से 35 सेकेंड। कितनी होती है? 21 to 35 सेकेंड। लेकिन ये ज़्यादा किस में रहेगी? तो ये रहती है ज़्यादा हीमोफीलिया के केस में, इसमें रहेगी हीमोफीलिया केस में। तो यहाँ पर आपको APTT का जो नॉर्मल रेंज है वो याद रखना है, और इंक्रीज किस में हो सकती है तो वो याद रखना है। जनरली ये APTT टाइमिंग है किस में इंक्रीज रहेगी, प्रोलॉन्ग रहेगी, तो वो थी हीमोफीलिया में। अभी डिपेंड करता है कि हीमोफीलिया कौन से टाइप का हुआ है उस पर। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मैनी सेकेंड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। तो प्राइमरी एपनिया होता है न्यूबॉर्न बेबी में, तो कितने टाइम के लिए, कितने सेकंड के लिए होता है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड। तो प्राइमरी एपनिया का मतलब है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है अपनी ब्रीदिंग के लिए एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए क्या कर ले? स्टॉप कर ले, 20 सेकंड तक के लिए स्टॉप कर ले। तो यहाँ पर क्या कहलाता है? प्राइमरी एपनिया। और एक कंडीशन जनरली जो बच्चे होते हैं, स्पेशली इन्फेंट्स होते हैं, उनमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है? प्राइमरी एपनिया न्यूबॉर्न बेबी में। तो जब न्यूबॉर्न बेबी एटलीस्ट 20 सेकेंड तक के लिए सांस को, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को स्टॉप कर ले, क्या कहलाएगा? प्राइमरी एपनिया। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग आर साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन एंड डिसेंट एक्सेप्ट। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। फंडस बिकम राउंडर, शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड, स्मार्ट फ्रेश ब्लड लॉस, लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको कल की जो क्लास ली थी उसमें प्लेसेंटल सेपरेशन के 3 कार्डिनल साइन बताए थे, गोल्डन साइन बताए थे, जिससे समझ सकते हैं कि प्लेसेंटा नॉर्मली एक्सपेल्ड हो रहा है। फर्स्ट होता है यहाँ पर लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, जो अम्बलाइकल कॉर्ड है इसकी लेंथ कैसी रहेगी? बढ़ी हुई रहेगी।
ब्लड है जो वेजाइनल, गस ऑफ ब्लड वेजाइनल देखने को मिलेगा। फंडस का शेप है जो राउंडर देखने को मिलेगा, ग्लोबुलर टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड। कभी भी प्लेसेंटल सेपरेशन में शॉर्टनिंग ऑफ कॉर्ड देखने को नहीं मिलती है, लेंथ और लंबी है जो कॉर्ड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द एक्सरसाइज दैट इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन विथ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। तो कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन रेसिस्टेंस के साथ में? ऑप्शन में आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक या फिर एरोबिक। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के टाइप दिए होंगे, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक और एरोबिक। तो यहाँ पर जो सांसों को लेके, ब्रीदिंग पैटर्न को लेके होगी वो होगी एरोबिक। अब यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन रेसिस्टेंस के साथ में, तो क्या कहलाएगी, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। क्या होगी, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल दी फॉलोइंग आर बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर फॉर अल्टर्ड फैमिली हेल्थ एक्सेप्ट। तो सभी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं फैमिली की हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए, बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में बर्थ डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन टू डिसीज एंड एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स पूछे हैं। जो एक ऑप्शन है यहाँ पर वो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। तो फैमिली हेल्थ में जो रिस्क फैक्टर होंगे बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर वो कौन से होंगे, बर्थ डिफेक्ट होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन होगा डिसीज़ को लेके, कोई भी जेनेटिक डिसीज़ है यदि तो, और एयर पॉल्यूशन। जो 3 इनिशियल के होंगे स्टार्टिंग के, जो एयर पॉल्यूशन है किसमें आएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में, ना कि बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर में आएगा। एयर पॉल्यूशन में जो अस्थमा वाली डिसीज़ है वो आ सकती हैं, मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं। लेकिन यदि बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर पूछा है सभी किसी एक को छोड़कर, तो क्या, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज मार्क्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स इज कॉल्ड। सभी ऑप्शन एग्जाम में आते हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि गम्स में इन्फ्लामेशन होने को हम क्या कहेंगे, पेरियोडोंटाइटिस, चिलियोसिस, कैरीज या फिर ग्लोसाइटिस। क्या टर्म है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा गम्स के इन्फ्लामेशन के लिए? तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर गम्स में इन्फ्लामेशन के लिए क्या कहा जाएगा, पेरिडोंटाइटिस। क्या होगा, पेरिडोंटाइटिस। और यहाँ पर ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग्स। क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग्स। और जो यहाँ पर चिलोसिस है, तो चिलोसिस का मतलब होगा, और चिलाइटिस भी जिसको हम कह सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, माउथ के जो दोनों कॉर्नर हैं, सिंगल कॉर्नर और दोनों कॉर्नर में क्या होना, स्मॉल क्रैक्स या फिर इन्फ्लामेशन देखने को मिलना, क्या है, चिलोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर द डिसीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन इज। कौन सी डिसीज है जिसमें आईओपी बढ़ेगा और उसी के साथ में विजन लॉस होने की प्रोग्रेस भी हो सकती है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। मैनर्स डिसीज, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट या फिर जीरोप्थेल्मिया। तो ये चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं। ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, जीरोप्थेल्मिया, तीनों आँखों से रिलेट करती हुई डिसीज़ हैं। अब यहाँ पर तीनों डिसीज़ में इंट्राओक्यूलर प्रेशर तो आँखों में ही बढ़ेगा, तो किस डिसीज़ में आईओपी बढ़ेगा, साथ ही साथ प्रोग्रेसिव विजन लॉस होने के चांस भी रहेंगे, तो वो है ग्लूकोमा। क्या होगा, ग्लूकोमा। जब ज़्यादा है जो आईओपी बढ़ेगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के भी चांसेस हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ग्लूकोमा। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो फर्स्ट डिग्री यदि पार्शियल थिकनेस बर्न का क्लाइंट है तो क्या साइन देखने को मिलेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, फैट मसल्स एंड बोन्स, superficial and painful burn, damage the dermis, burn tissue in painless and seen dry and may be black and white, presence of wet and shiny blistered। तो फर्स्ट डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स सब इनमें से कौन है? तो यदि परसेंटेज बेस पर हम बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिग्री है जो थिकनेस के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं बर्न पेशेंट को। तो यहाँ फर्स्ट डिग्री पार्शियल थिकनेस का साइन क्या, सुपरफिशियल एंड पेनफुल बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न के पेशेंट होते हैं सुपरफिशियली जले हुए रहेंगे और साथ ही साथ इनमें बहुत ज़्यादा पेन भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ
डेप्थ ऑफ बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस एंड फुल थिकनेस। अब यहाँ पर डिग्री के बेस पर, किसके बेस पर? डिग्री के बेस पर, दैट मीन्स कितनी लेयर्स अफेक्ट होती हैं, क्या क्या अफेक्ट होगा। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में ओनली टॉप लेयर, क्या है? ओनली टॉप लेयर एपिडर्मिस बस अफेक्ट होगी। स्किन कलर पिंक होगा, स्लाइटली स्वेलिंग होगी, स्किन ड्राई रहेगी। बर्न कैन बी एनीवेयर फ्रॉम टेंडर टू सीवियरली पेनफुल। तो इस तरीके से यदि आपको कुछ भी गर्म पॉट मैंने अभी बताया टच हो जाता है कुछ भी, तो क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट डिग्री बर्न में आ जाएंगे, जिसमें ओनली एपिडर्मिस अफेक्ट होगी। सेकेंड डिग्री बर्न के पेशेंट में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर्स अफेक्ट होंगी। यहाँ पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा पेन होगा, ब्लिस्टर में फ्लूइड कंटेन रहेगा। थर्ड डिग्री बर्न के पेशेंट रहेंगे, इनमें यहाँ पर दोनों लेयर्स के साथ साथ इवन जो इनर स्किन भी है, सबक्यूटेनियस लेयर है, मसल से भी यहाँ पर अफेक्ट होंगी। किसमें? थर्ड डिग्री बर्न में। और इसमें पेन भी नहीं होगा। यदि एग्जाम में आपको आता है कि बर्न इंजरी है विदाउट पेन, तो ये क्या है? थर्ड डिग्री बर्न हो जाएगा। बट फर्स्ट और सेकंड डिग्री दोनों जो बर्न के पेशेंट हैं, इनमें पेन है जो बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड डिग्री में पेन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नर्व जो कि सेंसेशन फील कराएंगी, आपको दर्द होने का एहसास दिलाएंगी, वो भी यहाँ पर डैमेज हो जाती हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विथ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। तो कोई क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का पेशेंट है तो उनमें जो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी वो क्या होगी? थियामिन, साइनोकोबाल्मिन, नियासिन या फिर विटामिन सी। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एल्कोहलिज्म को लेके। तो यदि जो लोग लंबे टाइम से दारू पी रहे हैं तो उनमें जो जिस विटामिन की कमी होगी वो होगी थियामिन। तो जब थियामिन की कमी होती है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के पेशेंट में, तब देखने को मिलती है कोर्साकॉफ सिंड्रोम, जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं। तो यदि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म का पेशेंट है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन देखने का एग्जाम में आपको आता है तो वह कोर्साकॉफ साइकोसिस एंड सिंड्रोम। और वे किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं थियामिन की कमी के कारण। और जो लोग लंबे टाइम से दारू पीते हैं उनको थियामिन की कमी ज़रूर होती है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड हार्ट साउंड एज टू इंडिकेट क्लोजर ऑफ विच वॉल्व। तो सेकेंड हार्ट साउंड आता है तो ये किस वॉल्व के क्लोज होने पर आता है? मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के, मिट्रल एंड पल्मोनिक वॉल्व के, अओर्टिक एंड पल्मोनिक या फिर ट्राइकस्पिड एंड अओर्टिक वॉल्व के। तो सेकंड हार्ट साउंड इंडिकेट करता है कौन से वॉल्व को क्लोज होना? अओर्टिक एंड पल्मोनिक वॉल्व के क्लोज होने को, जिसको हम क्या कहते हैं? सेमिलुनार वॉल्व। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेसिव स्लीपीनेस इज कॉल्ड। एग्जाम में 3 ऑप्शन दिए, तीनों एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी आपको। तो बहुत ज़्यादा सोने टाइप से आपको स्लीपीनेस फील होना क्या कहलाएगा? नार्कोलेप्सी, इंसोम्निया, सोम्निएम्बिलिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो एक्सेसिव स्लीपीनेस, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि नींद ही नींद सी आ रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? नार्कोलेप्सी। इंसोम्निया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद नहीं आना। नार्कोलेप्सी मतलब बहुत ज़्यादा नींद आते रहना। सोम्निएम्बिलिज्म का मतलब है द एक्ट ऑफ गेटिंग अप एंड वॉकिंग अराउंड व्हाइल द स्लीप। कहते हैं कि सोने में चलने की बीमारी, किसी किसी को नींद में चलने की बीमारी होती है, तो वही यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई वो क्या है? सोम्निएम्बिलिज्म। एक होता है स्लीप वॉकिंग, एक होता है स्लीप टॉकिंग। तो यहाँ पर जो टर्म है वो क्या है? सोम्निएम्बिलिज्म, दैट मीन्स स्लीप वॉकिंग। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन इज द रेंज ऑफ। तो सेकंड चैनल को आप लोग जरूर चेक करना आज इवनिंग में, वहाँ पर आपको पीएच वैल्यू पढ़ाई जाएंगी 5 मिनट में। यूरिन, ब्लड, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लाज्मा, हर एक चीज़ की पीएच वैल्यू पढ़ाई जाएगी। तो नॉर्मल पीएच जो वैल्यू होती है यूरिन की वो कितनी होती है? तो वो होती है 4.5 to 8.0। कितनी होती है? 4.5 to 8.0। ना तो एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप से हो जाती है, क्योंकि जो पीएच रेंज होती है वो 0 to 14 तक होती है। तो 7 के बाद से लेके जो 8 के बीच की स्केल है क्या रिप्रेजेंट करती है? न्यूट्रल। और यहाँ पर जो 4.5 से 8.0 है तो इन्हें एसिडिक और अम्लीय क्षारीय दोनों टाइप से यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट वन इज मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉश। हैंड वॉश के स्टेप एग्जाम में आपको आते हैं, ड्यूरेशन पूछा जाता है और यहाँ पर स्क्रबिंग टाइम कितना होना चाहिए। जब आप हैंड वॉश करते हैं तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये भी एग्जाम में आपको आता है। मिनिमम स्क्रबिंग टाइम सर्जिकल हैंड वॉश के लिए एटलीस्ट 5 मिनट होना चाहिए। कितना? 5 मिनट। और यदि नॉर्मलिंग के लिए नॉर्मल ड्यूरेशन पूछें तो कितना होता है? 1 मिनट का रहेगा, लेकिन सर्जिकल हैंड वॉश की बात हो रही है तो 5 मिनट।
अब आपको हैंड वॉश की बात हो रही है तो हैंड वॉश के स्टेप 7 स्टेप। एंड हैंड वॉश के लिए सबसे ज़रूरी क्या है तो वो है फ्रिक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है रगड़ना, क्योंकि यदि आप हाथों में साबुन लगा लिए, डिटॉल लगा लिए, कुछ भी लगा लिए, सीधा धुल लिए तो वो काम नहीं करेगा जब तक आप उनको रगड़ेंगे नहीं, फ्रिक्शन नहीं करेंगे। तो वही यहाँ पर आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मैनिया और डिप्रेशन के लिए एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? लिथियम, वालप्रोएट, हेलोपेरिडोल या फिर फेनिटोइन। लिथियम वालप्रोएट दोनों हैं जो यूज़ की जाती हैं मैनिया और डिप्रेशन को ट्रीट करने में। लेकिन यहाँ पर जब बात की जाए एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैं, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज़ किया जाए तो क्या है? लिथियम। क्या होगी? लिथियम। नेक्स्ट वन इज विच इलेक्ट्रोलाइट हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन लिथियम थेरेपी। तो लिथियम थेरेपी के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी यदि इवन आपने नॉर्मल डोज भी दिया तब भी लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो जो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा सोडियम। क्या होगा? सोडियम। क्योंकि सॉल्ट का कंजप्शन, सॉल्ट में क्या होता है? सोडियम ही होता है। सॉल्ट का कंजप्शन या फिर सोडियम क्या करता है? सीरम लिथियम लेवल को फ्लक्चुएट करता है, कभी घटाएगा कभी बढ़ाएगा। तो या तो ये यदि आप अचानक से सॉल्ट लेना कम कर दें यदि लिथियम थेरेपी पे हैं, या फिर सोडियम को लेना कम कर दें या फिर बढ़ा दें तो ये फ्लक्चुएट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और रीज़न है लिथियम थेरेपी के लिए सोडियम को मैनेज करने का, क्योंकि जो लिथियम टॉक्सिसिटी है वो और उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सोडियम। नेक्स्ट वन इज हाईली हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन इज। तो हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन कौन सी है? BCG, MMR, OPV या फिर TT। तो हाईली हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन है यहाँ पर TT, टिटनेस टॉक्साइड। कौन सी है? TT। और हीट सेंसिटिव है तो कौन सी है? OPV। हीट रेसिस्टेंस है तो TT। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर इज। मोस्ट पावरफुल स्टिमुलाई कौन सा है रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए? CO2 एक्सेस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस, ऑक्सीजन एक्सेस, इंक्रीज्ड pH ऑफ ब्लड या फिर ऑक्सीजन लैक, मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए पावरफुल स्टिमुलाई है वो कौन सा है? तो वो CO2 का एक्सेस होना, CO2 का लेवल ज़्यादा होना क्या करेगा? रेस्पिरेटरी सेंटर को है जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर को बहुत ही ज़्यादा तरीके से अफेक्ट करेगा। तो क्या होगा? CO2 का लेवल बढ़ना बॉडी में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन अ पेशेंट एक्सपीरियंस एज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, देन विच पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड। यदि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो कौन सी पोजीशन हम उसको देंगे? सिम्स पोजीशन, लेटरल पोजीशन, फॉलोअर्स पोजीशन या फिर डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो यहाँ पर यदि पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में तो जो पोजीशन हम देंगे वो क्या होगी? फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट वन इज विजुअल एनालॉग स्केल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू मेजर। तो विजुअल एनालॉग स्केल है जनरली किसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है? सेडेशन, स्लीप, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया या फिर पेन इंटेंसिटी। तो जो विजुअल एनालॉग स्केल है मोस्टली किसको मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है? पेन इंटेंसिटी के लिए। किसके लिए? पेन इंटेंसिटी के लिए। ये रही यहाँ पर स्केल विजुअल एनालॉग स्केल। किसके लिए यूज़ करते हैं हम? पेन असेस करने के लिए। यदि यहाँ पर इस स्केल के नंबर की बात करें तो 0 to 10 तक रहेंगे। कोई पेन नहीं है तो 5 तक स्कोरिंग दी जाती है। यदि पेन बहुत ज़्यादा है, यदि पेन दर्द नहीं है तो 0 स्कोरिंग दी जाएगी। फिर डिपेंड करता है पेन यदि आप सहन करने की क्षमता रखते हैं, कोप करने की क्षमता रखते हैं तो क्या रहेगा? 5। और यहाँ पर जो यदि आपका पेन अनबियरेबल है, दैट मीन्स आप उसको सहन नहीं कर सकते हैं, कितना स्कोर दिया जाएगा? 10। मैक्सिमम स्कोर है 10, मिनिमम है 0। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि या तो इमोजी जो बनी हुई हैं, हर्ट लिटिल बिट, हर्ट्स लिटिल मोर, हर्ट्स इवन मोर,
हर्ट्स होल अलॉट या फिर हर्ट्स बस्ट। तो ये सभी इमोजी आपके माइंड में सेट होना चाहिए, स्पेशली नॉर्सेट एग्जाम के लिए। या तो स्केल दे दी जाएगी जो इमोजी बनी हुई है यहाँ पर कि ये क्या है, तो ये विजुअल एनालॉग स्केल पेन इंटेंसिटी को असिस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज द एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो एक एजेंट होस्ट एनवायरमेंटल मॉडल है, ट्रायंगल शेप में हेल्थ एंड इलनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सा है? स्टेज ऑफ इलनेस के लिए, इन्फेक्शियस डिसीज के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए या फिर रेट ऑफ एक्सपोजर के लिए। तो एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल है जो हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसके लिए है? इन्फेक्शियस डिसीज के लिए। किसके लिए? एंड इलनेस के लिए जो कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है वो कौन है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। किसके लिए? इन्फेक्शियस डिसीज के लिए एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, तीनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एक्लेम्सिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी साइन है प्री एक्लेम्सिया के किसी एक को छोड़कर। वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीन यूरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया को लेके। तो यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया के साइन सब हैं किसी एक को छोड़कर। तो बीपी बढ़ता है प्री एक्लेम्सिया में, एडिमा देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया होगा, एक क्या है? क्लासिकल साइन है। लेकिन वॉमिटिंग देखने को नहीं मिलेगी किसमें? प्री एक्लेम्सिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वॉमिटिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, और जो एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया क्या है? प्रेगनेंसी में होने वाली हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। कौन सी है? प्रेगनेंसी में होने वाली हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय। तो ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रिनल मेड्यूला, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स। ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करता है कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है किसके थ्रू बनती है? बीटा सेल्स, टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर इसोनोफिल्स। वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पर। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किससे बनती है? तो ये बनती है टी सेल से। किससे? टी सेल से। नेक्स्ट वन इज वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल मेम्ब्रेन इज। तो वायलेट ब्लू कलर का वेजाइनल मेम्ब्रेन होना कौन सा साइन है? साइन आपको एटलीस्ट 100 टाइम्स से ज़्यादा बार पढ़ा दिए हैं। ओसिएंडर, हैगर्स, जैक्नियर या फिर ब्रैक्सटन हिक्स। तो वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल मेम्ब्रेन है कौन सा साइन है? जैक्नियर साइन और चैडविक साइन, दोनों सेम नाम है, जैक्नियर और चैडविक साइन। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप्स बाय द एज ऑफ। बच्चों में स्पेशली कोई नए आदमी को देख के बहुत ज़्यादा एंजाइटी टाइप से देखने को मिलेगी, डर टाइप से देखने मिलेगा। वो क्या है? 3 मंथ आफ्टर बर्थ मिलेगा, 6 मंथ आफ्टर बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ या फिर 8 मंथ आफ्टर द बर्थ है। तो 3 महीने के बच्चों में सोशल स्माइल है क्या है? पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है कि क्या डेवलप होगा। 3 मंथ के बच्चों का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन टास्क है वो है दूसरों को देख के स्माइल करना, चाहे उन्हें जाने या ना जाने। 6 मंथ में बच्चे क्या करते हैं? बैठना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर 8 मंथ की बात हो रही है। तो स्ट्रेंजर एंजाइटी जनरली बच्चों में 8 महीने की एज में देखने को मिलती है, क्योंकि वो उस टाइम पर जानने लगते हैं कि उनके पेरेंट्स कौन है, और जिनको वो नहीं जानते, अजनबी स्ट्रेंजर, उनको देख के उनको एक डर लगता है, एंजाइटी फील होती है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑल द फॉलोइंग आर मेजर जोन्स क्राइटेरिया फॉर रियोमेटिक फीवर एक्सेप्ट। तो सभी जो जोन्स का क्राइटेरिया है, मेजर जोन्स क्राइटेरिया रियोमेटिक फीवर को लेके किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर ऑप्शन है कार्डाइटिस, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, फीवर या फिर एरिथेमा मार्जिनेटम। तो जोन्स के क्राइटेरिया माइनर मेजर 2 तरीके के सिम्टम बताए थे इन्होंने रियोमेटिक फीवर के। जोन्स क्राइटेरिया में मेजर सिम्टम्स जो नहीं है रियोमेटिक फीवर का वो है फीवर। जोन्स का क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पर क्या है, जोन्स ने क्लासिफाई किया था रियोमेटिक फीवर के सिम्टम्स को माइनर और मेजर में। तो मेजर क्राइटेरिया में साइन है कार्डाइटिस, वॉन्डरिंग पॉलीआर्थराइटिस, कोरिया माइनर, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एन्युलर रियोमेटिक एरिथेमा। तो क्या है मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया का साइन है फीवर, अर्थ्रेल्जिया, ESR और CRP इंक्रीज्ड, प्रोलॉन्ग्ड PQ और PR इंटरवल। तो यहाँ पर आपको जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए यूज़ किया? रियोमेटिक फीवर के लिए। रियोमेटिक फीवर के माइनर क्राइटेरिया के साइन
मेजर क्राइटेरिया साइन अकॉर्डिंग टू जोन्स क्लासिफिकेशन याद रखना है। यदि मेजर पूछेंगे तो आपको मेजर के याद होना चाहिए, माइनर के पूछें तो जनरली एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आता है, दोनों में से यदि पूछते हैं तो को आंसर आना चाहिए। फीवर है जो मेजर का साइन नहीं है। नेक्स्ट वन इज द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस आर कॉल्ड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सेल्स हैं क्या करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में रहेंगी जो कि HCl को रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस में। तो ये क्या है, म्यूकस सेल्स है, नेक सेल्स है, पेराइटल सेल्स हैं या फिर चीफ सेल्स हैं। तो ये कौन सी सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स। नेक्स्ट वन इज ऑल द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो सभी सीवियर डिहाइड्रेशन के फीचर्स हैं किसी एक को छोड़कर। डिलेड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, सनकन फॉन्टेनेल्स, ड्राई ओरल म्यूकोसा, अलर्ट मेंटल स्टेटस। तो यहाँ पर क्या है जो सीवियर डिहाइड्रेशन का फीचर नहीं है, तो वो यहाँ पर अलर्ट मेंटल स्टेटस। बच्चा जनरली जब सीवियर डिहाइड्रेट होता है तो क्या रहेगा, कभी कभी सेमी कॉन्शियस रहेगा या फिर अनकॉन्शियस रहता है, लेकिन मेंटल स्टेटस उसका अलर्ट नहीं रहेगा। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है जो डिले रहेगा, सनकन फॉन्टेनेल्स रहेगा, ओरल म्यूकोसा ड्राई रहेगी क्योंकि डिहाइड्रेशन है इसलिए। नेक्स्ट वन इज यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सहेल्ड ब्रीथ इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है जो कि एक्सहेल्ड ब्रीथ टेस्ट है, किसको डिटेक्ट करने के लिए, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर इकोलाई। तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर के लिए जो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। नेक्स्ट वन इज बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज रिलेटेड टू। तो अल्जाइमर डिसीज में एक बायोकेमिकल इटियोलॉजी, दैट मीन्स कुछ केमिकल है जो इसमें डिस्टर्ब रहेगा, वो कौन सा है, एपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है या फिर एसिटाइल कोलिन है। तो बायोकेमिकल इटियोलॉजी की बात हो रही है अल्जाइमर्स डिसीज में, तो कौन सा डिस्टर्ब रहेगा, तो वो होगा एसिटाइल कोलिन। ACH का लेवल डिस्टर्ब रहेगा जो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, सिग्नल इम्पल्सेस का काम करते हैं, नर्व में जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। लेकिन जब ये न्यूरोट्रांसमीटर ही डिफेक्टेड होंगे क्या करेंगे, डिसीज़ क्रिएट करेंगे। अल्जाइमर्स डिसीज़ में जो कॉमनली बायोकेमिकल अफेक्ट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग आर मेजर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट। तो मेजर प्रॉब्लम है जो कि चाइल्ड के ग्रोथ डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे सब, लेकिन एक को छोड़कर, माल न्यूट्रिशन, कॉमन कोल्ड, निमोनिया या फिर मीजल्स। मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाएंगी निमोनिया, मीजल्स एंड माल न्यूट्रिशन। बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट दोनों को अफेक्ट करेंगे, लेकिन कॉमन कोल्ड है जो बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालेगी। तो यहाँ पर मेजर पूछा है, क्या है, कॉमन कोल्ड नहीं है। नेक्स्ट इज बॉक्सर्स मसल है, डेल्टॉइड मसल के लिए कहा गया है, ब्रैकियो रेडियलिस के लिए कहा गया है, सेरेटस एंटीरियर के लिए कहा गया है, फिर बाइसेप्स ब्रेकाई के लिए। तो जो बॉक्सर्स मसल हैं यहाँ पर कौन सी बॉक्सर्स मसल हैं, तो बॉक्सर्स मसल कहलाती हैं सेरेटस एंटीरियर। क्या है, बॉक्सर्स मसल। और सेरेटस एंटीरियर मसल्स के लिए क्या कहा जाता है, बॉक्सर मसल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्कैपुला को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो क्या स्कैपुला है पीछे, जिसको हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम करती है वो कौन सी है, सेरेटस एंटीरियर और बॉक्सर मसल। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग आर कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होगा हार्ड स्टूल। क्या होगा, हार्ड स्टूल, जो कि बाहर निकालने में, या फिर फीकल कंटेंट जो कि जिसमें बहुत ही लैक ऑफ फ्लूइड रहेगा, पानी की कमी होगी जिसके कारण प्रॉब्लम होगी डेफिकेशन में। तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन का जो सभी कॉज हैं किसी एक को छोड़कर, इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक, लैक्सेटिव अब्यूज, डिक्रीज्ड जेस्टेशनल मोटिलिटी या फिर डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। तो सभी कॉज हैं इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक, फाइबर्स कम लेना, डिक्रीज GI ट्रैक्ट मोटिलिटी, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट की मोटिलिटी है वो भी कम होना, डिक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, पानी कम पीना। तो फाइबर लेना कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए क्या कहा जाता है, हाई फाइबर डाइट, वॉक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिससे GI मोटिलिटी अच्छी रहे,
इंक्रीज्ड हो, फ्लूइड इनटेक कीजिए। तो क्या है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। अब यहाँ पर जो लैक्सेटिव एब्यूज़ हैं, लैक्सेटिव एब्यूज़ क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ट्रीट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, बी, लैक्सेटिव एब्यूज़, जो कि सॉफ्ट करते हैं स्टूल को, ना कि कॉन्स्टिपेशन लाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम है किसके कारण होगा, किसकी कमी के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, थियामिन, आयरन या फिर राइबोफ्लेविन। तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है थियामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज द एवरेज हाइट ऑफ अ न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। यहाँ पर इंच में दी हुई है हाइट, सेंटीमीटर में सबको याद होगा, या तो आपको सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट आना चाहिए या फिर इंच से सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन में यहाँ पर एवरेज हाइट ऑफ अ न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन में है 25 to 27 इंच, 28 से 30 इंच, 19 to 21 इंच या फिर 30 to 32 इंच। तो अब 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितना इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर। और एट द टाइम ऑफ बर्थ की हाइट की बात की जा रही है तो जनरली 45 to 50 सेंटीमीटर तक हाइट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की। अब यहाँ पर एवरेज हाइट की बात हो रही है तो यहाँ पर कितना आपका आंसर होगा, वो 19 to 21 इंच। कितना 19 to 21 इंच है यहाँ पर, जिससे हाइट कितनी होगी 48.26 सेंटीमीटर के बीच में आएगी। यदि आप कन्वर्ट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूबॉर्न की हाइट कितनी होगी 19 to 21 इंच, सेंटीमीटर में होती है 45 to 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज पार्टोग्राम इंक्लूड्स ऑल साइलेंट फीचर्स ऑफ लेबर एक्सेप्ट। तो पार्टोग्राम में सभी फीचर्स इंक्लूड होते हैं किसी एक को छोड़कर। पल्स, फीटल हार्ट रेट, फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या फिर फीटल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप जो पार्टोग्राम है लेबर के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर सभी फीचर्स होंगे फीटल प्रेजेंटेशन को छोड़ के। अब पार्टोग्राम में क्या क्या होता है, जिसकी एक इमेज यहाँ पर ऐड की हुई है। तो पार्टोग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें 5 चीज़ें चेक की जाती हैं। एक तो मदर की इन्फॉर्मेशन, मदर का नाम, एज, हाइट, ये सब इसमें रहेगा। दूसरा होता है फीटल वेलबीइंग। क्या है, फीटल वेलबीइंग। तो फीटल वेलबीइंग में होता है फीटल की हार्ट रेट, कैरेक्टर ऑफ लिक्वर, दैट मीन्स कितना एमनियोटिक फ्लूइड है, और माउल्डिंग है जो चेक की जाएगी। लेबर की प्रोसेस क्या होगी, लेबर की प्रोसेस यहाँ पे चेक की जाएगी। अब फीटल वेलबीइंग में आपने देखा कि यहाँ पर फीटल की हार्ट रेट चेक की जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ जाएंगे आपकी लेबर की प्रोग्रेस में कि कितना है जो प्रोग्रेसिव है, डायलिटेशन कितना है, डिसेंट कितना है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फीटल हार्ट रेट आ जाएगा फीटल वेलबीइंग में। पल्स, बीपी, ये सभी किस में आ जाएंगे, मैटरनल और फीटल दोनों की वेलबीइंग में या फिर दोनों में आ जाएंगे। फीटल प्रेजेंटेशन पार्टोग्राफ में कभी भी चेक नहीं किया जाएगा, तो इसका साइलेंट फीचर नहीं होगा। मेडिकेशन भी यहाँ पर ऐड की जाएंगी, तो ऑक्सीटोसिन, पेन रिलीफ मेडिसिन दी जाती है जनरली लेबर पेन में, तो क्या है, पैथिडिन। मैटरनल वेलबीइंग में बीपी, पल्स, टेम्परेचर, टाइम है जो ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट इज डन बी। तो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम कैसे स्टरलाइज करते हैं, ऑटोक्लेव से, फॉर्मेल्डिहाइड से, सिड्स फिल्टर से या फिर रेडिएशन से। तो जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए जो बेस्ट मेथड होती है वो होती है ऑटोक्लेव। इसका टेम्परेचर, ड्यूरेशन, कौन सी किस बेस पर ये काम करती है, तो ये काम करती मॉइस्ट हीट के बेस पर काम करती है। इसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस 20 to 30 मिनट्स के लिए, और ये डिपेंड भी करता है कि कितना मटेरियल आपने ऑटोक्लेव मशीन में स्टरलाइजेशन के लिए रखा है। नेक्स्ट वन इज पैलिएटिव सर्जरी इज डन। तो पैलिएटिव सर्जरी क्यों की जाती है, टू रिमूव द डिसीज, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इलनेस, और टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्सेप्ट, या फिर टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। तो पैलिएटिव सर्जरी की जाती है कि डिसीज़ की इंटेंसिटी को कम कर सकें। डिसीज़ ट्रीट नहीं होगी इससे, डिसीज़ ट्रीट नहीं होती पैलिएटिव से। इम्प्रूव जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ना, तो उसके लिए ना ही डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए, डायग्नोस को कंफर्म करने के लिए टेस्ट किए जाएंगे। पैलिएटिव सर्जरी इसको ट्रीट करने के लिए होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलनेस को कम करने के लिए की जाएगी। नेक्स्ट वन इज
ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो एचसीजी हार्मोन इसका प्रोडक्शन कौन करता है? योग सेक, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट या फिर डेसिडुआ। तो प्रेगनेंसी में बनने वाला हार्मोन है एचसीजी, जो कि यूरिन में 8वें दिन ही, यदि आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो 8वें दिन ही डिटेक्ट हो जाएगा यदि प्रेग्नेंट हैं तो, सॉरी ब्लड में। तो यहाँ पर एचसीजी का प्रोडक्शन कौन करता है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट है विच मेडिसिन इज यूज्ड टू इनहिबिट द मिल्क सीक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क डिलीवरी। तो अब यहाँ पर कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी यदि ब्रेस्ट मिल्क को क्या करना है, हमें इनहिबिट करना है, ब्रेस्ट मिल्क का सीक्रेशन हो रहा है मान लीजिए आफ्टर डिलीवरी, तो कौन सी मेडिसिन देके हम क्या कर सकते हैं? जो मेडिसिन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेशन को स्टॉप कर सकते हैं, तो वो है ब्रोमोक्रिप्टिन। एग्जाम में ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है, क्या है? ब्रोमोक्रिप्टिन, जो कि मार्केट में जनरली पार्डोलेल नाम से है जो मिल जाती है, अलग अलग नाम से मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक किसके लिए यूज़ की जाती है जनरली? यूज़ तो अलग अलग टाइप में होती है, लेकिन जो ब्रोमोक्रिप्टिन है, क्या है? ब्रोमोक्रिप्टिन है। मान लीजिए किसी भी माँ को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है किसी भी वैलिड रीजन से, तो उसके लिए दे के हम क्या कर सकते हैं? ब्रेस्ट मिल्क को इनहिबिट कर सकते हैं, स्टॉप करवा सकते हैं। और जनरली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में भी यूज़ की जाती है, मिल्क प्रोडक्शन को स्टॉप करने में भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जो भी मदर्स या फिर कुछ ऐसी डिसीज़ हैं जिससे माँ अपने बेबी को फीड नहीं करा सकती, तब भी ब्रेस्ट मिल्क को हमें क्या करना है? इनहिबिट करना है, तो हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन। अब ब्रेस्ट मिल्क का कुछ कंपोजिशन यहाँ पर 2-3 लाइन में दिया हुआ है, एग्जाम में आता है इसलिए ऐड किया गया है। तो ब्रेस्ट मिल्क में जनरली जो इनिशियल मिल्क होता है येलो कलर का होता है, वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। इसमें 8.6% प्रोटीन होगा, फैट होगा 2.3%, कार्बोहाइड्रेट 3.2%, वाटर होगा 86%। ब्रेस्ट मिल्क में IgA प्रेजेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन A प्रेजेंट होता है। और जो मेजर प्रोटीन होता है ब्रेस्ट मिल्क में वो कौन सा होता है? लैक्टो एल्ब्यूमिन या फिर वे प्रोटीन। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नोट डाउन करके रख सकते हैं। आज का एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच कंटेंट प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम अ बेबी टू पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जैसे कि मलेरिया। तो ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा कौन सा कंटेंट होता है जो कि बेबी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाता है? आपने देखा होगा कि जो इन्फेंट होते हैं जनरली उनमें मलेरिया बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। तो एक किस कंटेंट, कौन सा कंटेंट रहेगा ब्रेस्ट मिल्क में जिससे बेबी को मलेरिया या फिर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा? पाबा, पैरामीनोबेंजोइक एसिड, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन G या फिर लैक्टोफेरिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।